नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग फाइनल ईयर के जो छात्र होंगे वो लगातार कमेंट यही कर रहे हैं कि हम जो है आखिरकार हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने उन्हें एक ही बात हमेशा बोला है कि आपको अगर मौका मिलना है तो 100% सिक्योरिटी आपको मिलनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए और मिलने की पूरी संभावना भी है। अब कुछ लोगों ने कई तरीके के सवाल पूछे हैं आज पूरे दिन भर के वीडियोज़ में, उनसे मैं सवाल एकत्रित करके आपको लेकर आया हूं और आखिरकार कितने परसेंटेज पर, कितनी मेरिट पर आपको डाइट कॉलेज मिल सकता है और कितनी मेरिट होने पर आप डाइट कॉलेज का चयन करें, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ आपके सवाल हैं जिस सवालों को उत्तर सार्वजनिक में कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल कुछ लोगों ने पूछा था मित्रों, निवास प्रमाण पत्र। कुछ लोगों ने पूछा भैया मेरा निवास प्रमाण पत्र, हम दिल्ली में रहते हैं और हमारा पूरा मतलब कि दिल्ली का ही आधार कार्ड में दिल्ली का डेट, मतलब कि आधार कार्ड में दिल्ली का ही जगह में लिखा गया है, स्थान निवास लिखा गया है, वोटर आईडी भी वहीं की है, ड्राइविंग लाइसेंस भी वहीं पर है, लेकिन हमारे गांव जो है थोड़ा सा हमारा रिश्ता जो है गांव से भी है, तो हम गांव का निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप जो है अगर आपका जो है मूल निवास, ध्यान रखिएगा, आपका मूल निवास कहाँ होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। अर्थात आपका हर एक चीज़ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करना चाहिए। आपका आधार कार्ड, आपका हर एक चीज़ उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, तभी जा करके आप इसमें एलिजिबल हैं, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, समस्या आपके सामने उत्पन्न होगी। ठीक है, आज कोई व्यक्ति आपको जो है बरगला करके फॉर्म डलवा दे, कहीं पर एडमिशन करवा ले, आगे समस्याएं होंगी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपका उत्तर प्रदेश का होना चाहिए और उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी भी होने चाहिए। आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, हर जगह पर उत्तर प्रदेश का ही स्थान चिन्हित होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ग्रेजुएशन क्राइटेरिया पे। लगातार ग्रेजुएशन क्राइटेरिया पे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। भैया सरकारी रिजल्ट पे जनरल के लिए इतना लिखा गया, ओबीसी के लिए इतना लिखा गया है, लेकिन मैंने आपको जब नोटिफिकेशन पर फुल डिटेल में चर्चा किया था तो वहाँ पर भी मैं बताया था, आज फिर मैं बता रहा हूँ, केवल जनरल कैटेगरी के लिए 50% अनिवार्य है ग्रेजुएशन में, और ओबीसी, एससी और एसटी इन तीनों के लिए 45%। कितना है? 45%। और जनरल के लिए 50%, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 45% अनिवार्य है। अब इसमें जो है कुछ लोग पूछेंगे भैया मैं ईडब्ल्यूएस हूँ, इसमें परसेंटेज में ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं दिया गया है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को कोई छूट परसेंटेज वाले क्राइटेरिया में नहीं दिया गया है। अगर आप जनरल एक्स सर्विसमैन है तो जनरल की क्राइटेरिया पूर्ण करिए, ओबीसी एक्स सर्विसमैन है तो ओबीसी क्राइटेरिया पूर्ण करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन की क्राइटेरिया पे बात हो गई। अब लगातार कमेंट मत करिएगा कि हमारा 47% है, हम ओबीसी है, तो क्या फॉर्म डाल पाएंगे? जी आप बिल्कुल फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं फॉर्म कैसे भरें। मित्रों, कुछ लोग जो है, मैं एक स्लाइड आपको मैं दे रहा हूं, इस स्लाइड में देखिएगा, आज मतलब 20 तारीख को जो है लगभग 800-900 फॉर्म जो है एकदम फाइनल रूप से फिल हो चुके हैं। लगभग 1600 रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन 900 से ऊपर फुल एंड फाइनल हो चुका है। ठीक है, तो एक दिन में मान के चलिएगा, अभी शुरुआती दौर है तो 3-4 दिन अच्छे से फॉर्म डलाएंगे, अच्छा मतलब कि अच्छा जाएगा, 1000, 1500, 2000 बच्चे फॉर्म डालेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये संख्या कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि फाइनल ईयर के छात्र जब तक नहीं आएंगे तब तक संख्या बूम नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि बीटीसी करने वाले जो 2020 वाले जो बैठे हुए थे वही फॉर्म डाल पाएंगे, तो 21 वाले तो डाल नहीं पाएंगे। तो दिक्कत यहाँ पे धीरे धीरे डेट तो बढ़ाई जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, फॉर्म कैसे भरे इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। हम तो कंप्यूटर पे डिटेल में वीडियो नहीं बना सकते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म डालना है। आप जो है सरकारी रिजल्ट पे जाइए तो उसमें लिखा गया है फॉर्म, मतलब कि उसमें वीडियो एक नीचे दिया गया है लिंक में, तो उस वीडियो को टच करके सरकारी रिजल्ट के वीडियो को आप देख लीजिए। उसमें फॉर्म के रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिट और आपके जो है प्रिंट तक आपका जो है पूरा प्रोसेस बताया गया है, तो वहाँ से आप जरूर देखिएगा और कहीं पर आप घूमिएगा मत इधर उधर। ठीक है, आगे बात करते हैं किस कॉलेज का चयन करें। तो उससे पहले हम आपको किस कॉलेज का चयन करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है, भैया मेरे पास थोड़ा सा समस्या है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, तो क्या मैं स्कॉलरशिप पर डीएलएड कर सकता हूं? मित्रों, आपको बहुत सारे लोग मेरे भी कमेंट सेक्शन में आकर के बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं 5000 में हमारे यहाँ से डीएलएड कर लीजिए, हमारे यहाँ 10,000 में डीएलएड कर लीजिए। भाई यह कोई सब्जी की दुकान नहीं है तो आपको 5000 10,000 रुपये में सर्टिफिकेट बटेगा। जो आपका क्लियर फीस है वो फीस आपको जमा ही करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपको कहते हैं कि स्कॉलरशिप पर मैं डीएलएड करा दूंगा,
मान लीजिए स्कॉलरशिप आपका छात्रवृत्ति जो होता है आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है, सरकार के बजट में अगर होता है तो आपको जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है। ऊपर से कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, कई बच्चों का स्कॉलरशिप किसी कारणवश नहीं आ पाता है। तो अब अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं आता है तो कुछ जो विद्यालय वाले स्कॉलरशिप पे बात करते हैं, क्या वो आपका पैसा फिर भरेंगे? एडमिशन वो करा लेंगे, किसी तरीके से आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है इतना ना चाहेंगे आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा भैया, ठीक है। तो इस चक्कर में मत पड़िएगा कोई स्कॉलरशिप पर आप डीएलएड कराएगा, ठीक है। इस चक्कर में मत पड़िएगा, स्कॉलरशिप पे डीएलएड नहीं हो पाएगा। हाँ, कहीं पे अगर बात करिएगा आपके पास पूरा पैसा नहीं है इकट्ठा देने भर का, तो वहाँ पे बात करिए कि भैया 1-2 शिफ्ट में मैं पैसा दे सकता हूँ, लेकिन फीस तो 41,000 जो जमा होगी एक ही शिफ्ट में जमा होगी, उसमें 2 शिफ्ट वाला कोई सिस्टम नहीं है। एक ही शिफ्ट में 41,000 रुपये जमा होगा। लेकिन अगर आपको कहीं पर ऐसी बात करते हैं, आपको कोई चाहने वाले हैं, आपके हित मित हैं, तो करा सकते हैं, अपने पास से पैसा जमा कर देंगे, उसके बाद आप दोबारा दे सकते हैं। लेकिन आपके जो चाहने वाले हैं, जो हितैषी है, वही करेंगे। बाकी आप अनजान व्यक्ति से इसके चक्कर में मत पड़िएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। डीएलएड बीएड में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। कई लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ जो बीएड और डीएलएड के नाम पे कई जगह पैसे फेंक देते हैं और उनको अंततः डिग्री नहीं नसीब होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है फ्रॉड विद्यालय चलते रहते हैं। आपको एडमिशन फ्रॉड हो जाता है, फ्रॉड ही डिग्री होती है, कोई मतलब नहीं होता है। तो स्कॉलरशिप पे डीएलएड कराने वाले जो सपना दिखाते हैं आपको, बिल्कुल गलत दिखाते हैं। जिसे आप जानते हैं उससे आप करिएगा, अनजान व्यक्ति से बिल्कुल संपर्क मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद एक सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया कि भैया मेरा जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो कब तक का होना चाहिए। मैंने अभी तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो मुझे ईडब्ल्यूएस का लाभ कैसे मिलेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, डीएलएड का जो लास्ट डेट है, जो 10 अगस्त लास्ट डेट रखा गया है, 10 अगस्त से पहले का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 10 अगस्त से पहले आप बनवा लेते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। 10 अगस्त मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका नहीं बन पाता और वहाँ पर आपने हाँ में क्लिक कर दिया, वहाँ पे केवल हाँ और नहीं में जवाब मांगा जा रहा, वहाँ पर आपने हाँ क्लिक कर दिया। उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहेगा वो फॉर्म भरने के बाद का बना रहेगा, तो वहाँ पे दिक्कत होगी। तो फॉर्म तब तक मत भरिएगा जब तक आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट न आ जाए, ठीक है। इसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले का होगा तभी चलेगा, उसके बाद का होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कुछ लोग लगातार हमसे पूछ रहे हैं भैया किस कॉलेज का चयन करें, तो उसके पहले हम बता देते हैं कितने मेरिट पर आपको डाइट कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। मित्रों, संभावना की बात क्यों कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने हमसे कहा कि 2019 का जो डीएलएड का मेरिट लिस्ट है उसे आप बता दीजिए। तो मित्रों, साइट से वो मेरिट लिस्ट हटा ली जाती है, कभी भी किसी सरकारी साइट पर और डीएलएड के साइट पर तो बिल्कुल नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस पाँचों का मैं कट ऑफ बताता हूँ। अगर इतना आपका है तो आप पहले नंबर पे डाइट कॉलेज का चयन करिएगा और आप अपने नज़दीक का डाइट कॉलेज चयन करिएगा, क्योंकि डाइट से आपको करना आपका उद्देश्य हो सकता है, आप सोचते हैं फीस कम लगेगी डाइट से करेंगे, लेकिन यह भी हो सकता है डाइट से आपको वहाँ पे रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 70-75% आपको जो है होना अटेंडेंस हो आपका ज़रूरी होता है, तभी जाकर के आप परीक्षा दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको पहले भी बताया हूँ 41,000 आपका रुपये फीस होता है प्राइवेट कॉलेज में, वहाँ पे 10,000 रुपये होता है, लेकिन आपको वहाँ पे रहना होगा, 3-4 हज़ार रुपये उसका खर्चा होगा। पैसे को लेकर के आप ऐसा मत करिएगा। हाँ, अगर सही मायने में देखा जाए तो भाई सरकारी कॉलेज, डाइट कॉलेज तो अपने आप में ठीक होता ही है, ठीक है। तो उसके आगे कुछ नहीं है, अगर आप डाइट करते हैं तो सही रहेगा, ठीक। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को डिसाइड करिएगा कि आपके नज़दीक में आपके लिए सुविधा युक्त कौन है। जैसे महिलाएं हैं तो उनके लिए जो सुविधा युक्त शहर हो, सुविधा युक्त सिटी हो, जहाँ पे उनके रहने का स्थान हो, वहीं पर आप लोग लीजिएगा। इसे इधर उधर मत डाल दीजिएगा कि झांसी डाल दिए, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर, जहाँ आपका नज़दीक हो, जहाँ पे आपको सुविधा मुहैया हो, वहीं से डालिएगा। जनरल के लिए कट ऑफ की बात करूँ, जनरल के लिए मित्रों 230 प्लस अगर आपका है, ध्यान से सुनिएगा, 230 प्लस है तो आप जो है पहले नंबर पर अपने नज़दीक का डाइट कॉलेज डालिएगा, ठीक है। 230 प्लस है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के लिए मैं बात करूंगा 225 प्लस, 225 प्लस। हालांकि जो 230 प्लस लिखा गया है कट ऑफ इससे भी ज़्यादा हाई जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 235, 236 तक कहीं जाएगा, लेकिन 230 प्लस के ऊपर है तो संभावना बनेगी कि आपको डाइट कॉलेज मिल सकता है। अगर इससे नीचे है तो नहीं, संभावना नहीं मिलेगी। कुछ डाइट कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। जैसे इलाहाबाद डाइट कॉलेज की बात करें तो इलाहाबाद डाइट कॉलेज में 245 प्लस जा रहा था, पिछली बार 245 प्लस गया था जनरल कैटेगरी का, और 240 प्लस गया था ओबीसी कैटेगरी का, इलाहाबाद डाइट का। जौनपुर डाइट का कट ऑफ अच्छा जाता है,
जौनपुर का। अगर प्रतापगढ़ डाइट की बात की जाए, प्रतापगढ़ में थोड़ा सा कट ऑफ लो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ओवरऑल बताते हैं ऑल यूपी का। इतना अगर आपका होता है डाइट कॉलेज आप सेलेक्ट करिएगा। एससी की बात करें तो एससी के लिए 200 प्लस, एससी के लिए मैं बात करूं 210 प्लस, ठीक है। एससी के लिए 210 प्लस रहेगा तभी जाएगा, तभी आपको डाइट कॉलेज मिल सकता है। एसटी की बात करूं तो 190 से 200 के बीच में अगर आपका है तो आपका मिल जाएगा, ठीक है। 190 से 200 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए अब की बार सीट जो है 10% आरक्षित की गई है। तो हमारे हिसाब से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग ओबीसी के बराबर जाएगा, 225 के करीब, 225 से 230 के बीच ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाएगा, ठीक है। पीएच कैटेगरी की बात करें, जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, दिव्यांग श्रेणी की कट ऑफ 190 से 200 के बीच में रहेगा, 190 से 200 के बीच। यहाँ पे एसटी के कट ऑफ पे वेरी करेंगे आप लोग। पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट 190 से 200 के बीच में कैरी करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें, क्योंकि एक्स सर्विसमैन भी हमसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और लगातार पूछते हैं भैया एक्स सर्विसमैन की कितनी जाएगी, तो एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो एक्स सर्विसमैन भी 180 प्लस जाएगी, ठीक है। 180 के ऊपर ही रहेगी एक्स सर्विसमैन की भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अगर आप इतने कट ऑफ को छूते हैं तो आप पहले नंबर पे आप उस कॉलेज का चयन करिएगा जहां से, जो आपके शहर के नज़दीक हो, जहां से आप जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, उसे आप चयन करिएगा, ठीक है। उसके आगे हम बात करते हैं, कुछ लोग हमसे लगातार पूछते हैं। एक मित्र ने हमसे कहा कि भैया मैं सरकारी जॉब में हूँ और यूपीपी की नौकरी कर रहा हूँ, क्या मैं डीएलएड कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने पूछा भैया मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, शिक्षा विभाग में काम करता हूँ, शिक्षा विभाग करें, मैं जो है कृषि विभाग में काम करता हूं, तो मैं जो है डीएलएड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये जो डीएलएड प्रशिक्षण होता है या बीएड प्रशिक्षण होता है, ये जो है एक नियमित प्रशिक्षण होता है, इसे आप प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। अर्थात आप जो है कहीं पर अगर नौकरी कर रहे हैं तो इस प्रशिक्षण को आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर बात। इस प्रशिक्षण के दरमियान अगर आप नौकरी पा जाते हैं तो ये प्रशिक्षण मान्य होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप 2020 में डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं और 2021 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग में आप लेखपाल बन जाते हैं, तो आपका जो एक डिग्री रहेगा ये मान्य रहेगा, क्योंकि आपने नौकरी बीच में पाया है, पहले इसे शुरू कर दिया था, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी वर्तमान में राजस्व लेखपाल या किसी भी पद पे काम कर रहे हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी पद पे सरकारी नौकरी आप कोई भी कर रहे हो, तो आप डीएलएड के फॉर्म नहीं डाल सकते। कोई आपको कहता है तो आप मत डालिएगा, क्योंकि आपका पैसा और समय दोनों बेकार होगा और आप कहीं ना कहीं 420 में फंसेंगे। 420 एक धारा होता है जिसके अंदर जो है धोखाधड़ी का मुकदमा लगता है, तो लग सकता है। तो ऐसी गलती मत करिएगा आप लोग। अगर आपको शिक्षक बनना ही है, आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं और आपका सपना है मुझे शिक्षक बनना है, थोड़ा सा शिक्षक में आपको लगता है कि कुछ अलग कर पाऊंगा अगर शिक्षक बन जाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा आप जो है किसी ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड कर सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है जिसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं, इग्नू, ठीक है। इग्नू से आप बीएड कर सकते हैं, यहाँ से बीएड का प्रोग्राम हर वर्ष लॉन्च होता है। तो इग्नू की वेबसाइट पे जाइए या इग्नू से किसी से अगर आपको संपर्क हो तो वहाँ से आप संपर्क करिए, वहाँ से आप बीएड कर लीजिए। नौकरी के दरमियान ये सुरक्षित रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड कराता है उसे आप नहीं कर सकते हैं, डीएलएड आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और लगातार जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने में समस्याएं थोड़ी सी आ रही हैं, उम्र को लेकर के जो समस्याएं आ रही हैं, 2-3 दिन में वेबसाइट अच्छे से काम करने लगेगा। और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हाँ, कुछ लोग कह रहे थे भैया मेरा एमए में अब की बार सेकेंड ईयर है तो मैं क्या अप्लाई कर पाऊँगा, तो उनके लिए भी मैं बता दूँ, एमए अगर आप सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम आप देने वाले हैं, तो आप डीएलएड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर एमए आपने रेगुलर तौर पे लिखवा लिया है नाम, अगर आपको डीएलएड करना ही था तो एमए जो है आपको प्राइवेट करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर आप रेगुलर तौर पे एमए कर रहे हैं तो आप डीएलएड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री नियमित रूप से नहीं हो सकती है। अब कुछ लोग आपको सलाह देंगे कि जहाँ पर एमए लगाइएगा वहाँ पे डीएलएड मत लगाइएगा, जहाँ पे डीएलएड लगाइएगा वहाँ पे एमए मत लगाइएगा, यह डीएलएड तो बीए के तर्ज पे होता है। भैया आप अगर आज तो ये ऐसा है, कुछ लोग करके आपको करवा देंगे, लेकिन आगे समस्या क्या होगी, नौकरी जब पा जाएंगे तो आपके हित मित्र हैं, जो आपके कभी हित थे आज जो है आपके अहित हो गए हैं, वो जो है एक एप्लीकेशन लगाएंगे, आपके ऊपर जांच कमेटी बैठ जाएगी, आपके नौकरी के ऊपर जांच कमेटी बैठ जाएगी कि 1 वर्ष में 2 डिग्री आपने कैसे लिया। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर आप एमए कर रहे हैं और आप अब की बार ही डीएलएड करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप एमए छोड़ दीजिए, अब की बार एमए छोड़ ही दीजिए। एमए सेकंड ईयर में नाम मत लिखा है, डीएलएड कर लीजिए। अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि मैंने पैसा खर्चा कर दिया है तो आपको यही सलाह दूंगा कि अब की बार आप एमए कंप्लीट कर लीजिए, अगले वर्ष ट्राई करिएगा डीएलएड के लिए, ठीक है।
तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में आकर के अपने भविष्य को अंधकार में जाने से रोकिए। हम आपके साथ हैं, आपको लगातार गाइडेंस दे रहे हैं और आने वाले समय में कुछ अलग करके मैं आपके लिए करूँगा। और वह अलग का जो प्रोपेगेंडा है मैं अच्छे से तैयार कर रहा हूँ और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्रशिक्षण आगे बढ़ेगा उसी तरीके से आपका परिवार भी आगे बढ़ेगा। आज 8000 सदस्य पूरे हुए हैं, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। निशांत ज्ञान आपके लिए आपका परिवार है तो कुछ अलग जरूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।